स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतिहास के पूरे किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उत्तर से समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री में आप 100 में 100 फोड़ना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक और मॉडल पेपर आपको डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों, जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। देखिए 18वीं शताब्दी में के अंतिम वर्ष में एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी। ग्रामीण बंगाल किसान का धनी होना, उन्हें जोतदार के नाम से भी जानते थे, उनका शक्तिशाली हो जाना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गए। अंतिम वर्षों में शक्तिशाली थे, लेकिन जब जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष आया, देखिए 18 शताब्दी के अंतिम वर्षों में वो क्या थे, धनी किसान थे, और 19वीं में ये प्रारंभिक वर्ष में वो अत्यधिक बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गए। निम्नलिखित कारणों ने उन्हें उनकी शक्ति के विकास में योगदान दिया। देखिए नंबर 1, जोतदारों के पास जमीन के विशाल रकबे थे, यानी उनके पास 1000 एकड़ 500 एकड़ जमीन थी। कुछ जोतदारों के पास तो 1000 एकड़ भूमि थी, जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। दूसरा है, स्थानीय व्यापार एवं साहूकार के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण स्थापित था। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के करीब गरीब काश्तकार उनकी व्यापक शक्ति से भयभीत रहते हैं। जो लोग वहां पे गरीब लोग थे, उनके उनके रहन से, उनकी शक्ति से, उनके मतलब पावर से क्या कहते थे, भयभीत, डरते थे उनसे। तीसरा है, वह अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों, जिन्हें कि अधियार अथवा बर्गादार भी कहा जाता था, उनसे खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के अधीन होते थे। जैसे कि खेत लोग बटैया दे देते हैं, यानी कि उनका खोत लेकर बटाई पे बोते थे, और जो उत्पादन होता था, आधा उत्पादन जिसका खेत है उसको देते थे और आधा खुद के पास रखते थे। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो इसका उत्तर देखिए आप किस प्रकार से लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीप के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था, अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। क्योंकि वह शुष्क क्षेत्र था, वहां पर पानी की कमी थी, तो जब चुनाव होता था तो जल की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड से पूरा किया जाता था। विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर से पूरा किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। किसका? हिरिया नहर का। देखिए तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए, यानी सिंचाई के लिए भी किया जाता था। इतना लिखना आपको इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो देखिए क्या कारण थे। देखिए उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। यह तभी हो सकता है यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ देते हैं। गांधी जी चाहते थे कि जो जापान है भारत पर आक्रमण ना करे, और जापान भारत पर आक्रमण कब ना करता, जब अंग्रेज भारत में ना रहते। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर, बर्मा जो कि म्यांमार है, निकल गए। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को न छोड़ा तो उस देश के लोगों का भी वही दुर्दशा होगा जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई थी। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा कारण है कि आंदोलन को प्रारंभ करने का एक और कारण था कि हिटलर और उसके साथियों का प्रोपेगंडा बढ़ रहा था।
और उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, ऐसा महसूस किया गया। तो ये 3 कारण थे असहयोग आंदोलन के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख कराने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया कि जल द्वारों तथा तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा करवाया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्काल उस समय के शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। और दूसरा है हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। और तीसरा है सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एक्सरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। और चौथा है हिंदुओं ने सूफियों की तरह एक्सरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गया था। इतना लिखना आपको इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है हमारा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। इसमें देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें निम्नलिखित बातों पर या आदर्शों पर जोर दिया गया। नंबर 1 देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा है नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। तीसरा है अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। और चौथा है जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। तो इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इन अगर 6 क्वेश्चन आंसर को आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 30 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के यहाँ पे देखिए 30 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कराएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।